नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी सजीव में। आपके साथ मैं हूं स्मिता चौहान। तो चलिए एक बार फिर हम हमारे खास कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारा लाइव कार्यक्रम यानी कि सजीव कार्यक्रम है। इसमें आप हमें फ़ोन करके जो आज का हमारा विषय है उस पर सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का आपको जो कन्फ्यूज़न है या आपको जो जानकारी लेनी है वो आप आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको हम बताते हैं आज की तिथि क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं, विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। साथ ही आपको बता दें कि आज की तारीख अगर अंग्रेजी माध्यम के हिसाब से हम देखें, महीने के हिसाब से देखें तो 7 जून 2023 है। और उम्मीद करेंगे कि आज का दिन आपके लिए शुभ हो और आपकी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी हो। साथ ही एक लक्ष्य के साथ हम हमेशा बाहर निकलते हैं। हमेशा हम सोचते हैं कि आज का जो दिन है वो क्यों खास है। जी हाँ, हर एक दिन अपने पीछे, अपने अतीत में इतिहास रखा होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 7 जून का आखिर क्या इतिहास रहा है। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज का जो इतिहास है उसमें आज के दिन 1539 में बक्सर के निकट चौसा की लड़ाई में शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित किया था। जी हाँ, इसके बाद 1557 में इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा आज ही के दिन की थी। अगर हम बात करें 1631 की, तो सन 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज़, जिसे सभी लोग जानते हैं, उनके बारे में किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है, उनका आज ही के दिन निधन हुआ था। 14वें बच्चे के जन्म के समय 49 वर्ष की उम्र में मुमताज़ ने अंतिम सांस ली थी। और सन 1780 में लंदन में एंटी कैथोलिक दंगों में लगभग आज ही के दिन 100 लोगों की मौत हुई थी। ये भी एक काला इतिहास आज के दिन का रहा है। अब बात करते हैं अगले इतिहास की। 1893 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। और अब बात करते हैं 1971 की, जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से लगे भारत के सीमावर्ती इलाकों में हैजा से 3000 लोगों की मौत की पुष्टि आज ही के दिन की थी। एक बड़ी त्रासदी उस दिन हुई थी। और अब बात करते हैं 1974 में, जहां पर टेनिस के खेल में भारत का नाम दुनिया में रोशन करने वाले महेश भूपति का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1974 में महेश भूपति ने इस दुनिया में जन्म लिया था और उसके बाद टेनिस की दुनिया में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया था। इसके बाद हम बात करते हैं 1975 की। सन 1975 में पहले विश्व कप का पहला मैच, जी हाँ, भारत इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला गया था। और 1989 में भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर प्रथम सोवियत संघ के बियर्स लेक से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। 1997 में महेश भूपति ग्रैंड स्लैम टेनिस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। और 2006 में नेपाल के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भारत, जिसे हमेशा कहा जाता है कि वो हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों की मदद करता है, किसी भी विकट परिस्थिति में उनके लिए खड़ा रहता है, तो आज ही के दिन 2006 में नेपाल के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भारत ने 1 अरब रुपए देने का निर्णय लिया था। 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोई गैस पर लगने वाले 4% वैट को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की थी। इसके अलावा 2014 इसमें मारिया शारापोवा ने फ्रेंच ओपन महिला का टेनिस खिताब जो है वो अपने नाम किया था। आज ही के दिन उन्होंने जीता था, लेकिन सन की अगर बात करें तो वो 2014 था। और 2016 की हम बात करें तो 2016 में इस्तांबुल के केंद्रीय पुलिस पर कार बम हमले में 11 लोग मारे गए थे। तो ये था आज के दिन का इतिहास। और इतिहास हमेशा कुछ काले पन्ने अपने साथ रखे होता है, तो कुछ अच्छे पल और कुछ खुशियों के पल और कुछ उपलब्धियां अपने साथ रखता है। और चलिए अब बारी आ गई है आज के विचार की। जी हाँ, आज का विचार आपको हम बताते हैं। आज का विचार
क्या है, तो चलिए नज़र डालते हैं। और आज का विचार हमारा जुड़ा है शिक्षा से। जी हाँ, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन इसका फल मीठा होता है, ये कहना था अरस्तू का। आप और हम सभी जानते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयों को हम देखते हैं, लेकिन जब हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और अपने जीवन को एक पथ देते हैं, एक लक्ष्य देते हैं, तो वही शिक्षा हमें मीठे फल के रूप में मिलती है और एक मुकाम, एक लक्ष्य हम हासिल करके दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। और चलिए, खाद्य सुरक्षा, जी हाँ, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जहाँ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए जानना, और आज वो दिन है, क्योंकि हर दिन अपने साथ एक अनोखी चीज़ लेकर आता है, एक ख़ास दिन होता है और कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो आज के दिन को जोड़ती हैं, हर दिन को जोड़ती हैं। तो आज वही दिन है जहाँ पर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 7 जून को WHO ने इसे निर्धारित किया था और इसकी घोषणा की थी कि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा के रूप में इसे मनाया जाएगा। आखिर क्या है विश्व खाद्य सुरक्षा, क्यों ज़रूरी है, ये हम जानेंगे और यही हमारा आज का विषय है। इस विषय से जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं, तो चलिए उनका बिना देरी करे स्वागत करते हैं और उनका मैं परिचय आपको बता देती हूँ। हमारे साथ संदीप विक्टर जी हैं, खाद्य एवं औषधि प्रशासन से खाद्य विश्लेषज्ञ। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैडम, और सभी लोगों को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुभकामनाएं। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक और ख़ास मेहमान, जो हमें कानूनी तौर पर हमें बताएंगे कि आखिर उपभोक्ता कानून क्या होता है, क्यों खाद्य सुरक्षा दिवस पर इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं, कानून की क्या दृष्टि है, ये हम उनसे जानेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं श्री मोहन चौकसे जी, उपभोक्ता कानून विशेषज्ञ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो चलिए विषय की शुरुआत करते हैं। सवाल बहुत सारे हैं तो शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम जानते हैं कि उपभोक्ता कानून की आखिर क्यों ज़रूरत आन पड़ी थी। बहुत सारे कानून बने थे, और क्या ऐसी ज़रूरत थी जो इस कानून को बनाया गया लोगों के लिए, लोगों की चीज़ों के लिए, और आज के दिन इसका क्या महत्व है, हम जानेंगे। मोहन सर, मैं आपसे सबसे पहले इसी चीज़ को जानना चाहूँगी। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, और उसमें क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी है। आज है विश्व खाद्य दिवस। आज के लिए जो महत्वपूर्ण कानून है, भारत सरकार ने 2006 में 8 कानून थे पहले, उनको हटाकर एक कानून बनाया और ये स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति खाद्य सामग्री का विक्रय करता है, कुछ भी करता है, उसका अगर व्यापार करता है, तो उसे एक निर्धारित लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति इस भारत देश में खाद्य का विक्रय वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता ये थी कि एक कोई ऐसी संस्था बने, ऐसा नियम बने कि जो खाने योग्य पदार्थों, क्योंकि इसमें आदमी का जीवन लगा है, जीवन दांव पे लगा है कि क्या खिला रहे हैं उसे नहीं मालूम है, ना खिलाने वाले को मालूम है, ना खाने वाले को मालूम। तो उसके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए थी, एक कानून चाहिए था। तो उन्होंने छोटे छोटे कानून जो समय समय पे बनाए गए थे, प्रोविडेंशियल फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, मिल्क एक्ट है, मीट एक्ट है, ऑयल एक्सट्रैक्शन है, ये एडिबल ऑयल है, ये सारे 8 कानून ख़त्म किए और एक कानून बनाया। तो एक तो ये बहुत अच्छा हुआ कि एक कानून देखना है आपको, और दूसरा इसको बहुत सख्त बनाया। उनका मानवीय जीवन के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको जो भी आप बेच रहे हो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसमें बनाते समय, ट्रांसपोर्टेशन करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो सब उस लाइसेंस के अंतर्गत आपको बताया जाता है। इस पर आगे भी आपसे जानूंगी सर, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात बताई है यहाँ पे, लेकिन इस सवाल को मैं आगे लूँगी। उससे पहले संदीप सर आपके पास आती हूँ, क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट से हैं, खाद्य एवं औषधि प्रशासन से। सर,
सामान्य शब्दों में अगर मैं समझना चाहूँ तो आखिर क्या है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और क्यों इसके लिए ज़रूरत पड़ी, आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है इस नज़रिए से? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थों से होने वाली बहुत सारी बीमारियां होती है कि यदि कंटामिनेटेड फूड हम यदि कंज्यूम करते हैं, आपने देखा होगा हम बाज़ारों से यदि खाद्य पदार्थ खा के आते हैं तो दूसरे दिन जो है हमें तरह तरह की परेशानियां होने लग जाती है। वो फूड जो है यदि हमने कंटामिनेटेड कंज्यूम कर लिया है तो हमें ये परेशानियां झेलने को मिलती है। और इसके लिए जो कानून बने हैं वो इन्हीं चीज़ों को, जो लाइसेंस कंडीशन के बारे में सर ने बताया है कि अलग अलग स्तर पे खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं या विक्रय होते हैं, तो वहाँ पे वो खाद्य पदार्थ कंटामिनेटेड नहीं हो जाए उससे रोकने के लिए कुछ कंडीशन होती है जिन्हें मेंटेन करना पड़ता है। वो लाइसेंसिंग कंडीशंस होती है तथा जब जो विक्रेता होता है उसे भी जो है अपने 12 गोल्डन रूल के अंदर ये चीज़ डिस्प्ले करना होती है कि उसके प्रीमाइसेस में किन किन सुरक्षा मानकों को वो ध्यान में रख रहा है, कैसे खाद्य को कंटामिनेट होने से रोक रहा है। सर क्योंकि ये एक कॉल जो है एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने फ़ोन किया है, उनका फ़ोन आया है जबलपुर से। अशोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके कुछ सवाल हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका, पूछें। लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा अगर उनका कॉल आता है तो हम उनके सवाल को समझते हैं। सर विक्टर सर आपके पास वापस आती हूँ, क्योंकि ये जो विभाग है इस विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस विभाग की जिम्मेदारी को कैसे समझा जाए, क्या इसकी जिम्मेदारियाँ हैं, कितना महत्वपूर्ण ये विभाग है इस चीज़ में? जी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन जो है वो एक महत्वपूर्ण विभाग है और इसके विभिन्न अंग हैं। फील्ड में जो है खाद्य पदार्थ जो बिक रहे हैं उसके विक्रेताओं। विक्टर जी मैं आपको रोकूंगी सर, हमारे जो दर्शक हैं उनका फ़ोन है, जो कॉलर हैं उनका क्या सवाल है हम पहले सुन लेते हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आप पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञों से। जी अशोक जी, चलिए उनका फिर से हमसे संपर्क टूट गया है। संदीप जी बताएं सर। जी, हमारा जो फील्ड स्टाफ होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, उसमें डेजिनेटेड ऑफिसर होते हैं, तो वो जो है किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता को या ट्रांसपोर्टर को या किसी को खाद्य पदार्थ स्टोर करना है तो उन्हें वो लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन उनके योग्यता के अनुसार यदि 12 लाख रुपए तक का व्यापार कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रदान करते हैं, और यदि 12 लाख से ऊपर का यदि कारोबार कर रहे हैं तो स्टेट लाइसेंसिंग है, और यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हैं उसे सेंट्रल लाइसेंसिंग प्रदान करते हैं। तथा उस लाइसेंसिंग की जो कंडीशन है उसको मेंटेन करने के लिए उनके प्रीमाइसेस के इंस्पेक्शन समय समय पर करते हैं, उनकी सैम्पलिंग करके ये देखते हैं कि खाद्य पदार्थ जो है वो सुरक्षित है या नहीं है। इसी तरह से हमारी लेबोरेटरी एक दूसरा पार्ट है। लेबोरेटरी जो है वो खाद्य पदार्थों की परीक्षण करती है तथा उसके स्टैंडर्ड के अनुरूप वो स्टैंडर्ड है या सब स्टैंडर्ड है या अनसेफ है वो घोषित करती है, जिसके अनुसार फिर प्रोसिक्यूशन में मतलब जाता है मामला। और इसके अतिरिक्त एक अवेयरनेस के लिए और ट्रेनिंग के लिए हमारी फूड सेफ्टी ऑन व्हील करके एक मोबाइल लेबोरेटरी है, वो 15 मोबाइल लेबोरेटरी विभिन्न ज़िलों में संभाग स्तर पर वो रहती है और विभिन्न ज़िलों में घूमकर टेस्टिंग करती है, और वो सेम डे में आपको आपके खाद्य पदार्थ का रिजल्ट बतला देती है। ये तो हमने विभाग की चीज़ों को, भूमिका को समझा है। सर मैं आपके पास आती हूँ मोहन सर, क्योंकि आपने से पहले मुझे कहा था कि जो लॉ बना है, जो कानून बना है, उसमें इस बार जो कानून बना था, जो एक प्रावधान किया गया था वो बहुत सख्त हुआ है। इस कानून की विशेषता क्या है, क्यों ज़रूरी था ये कानून? इस कानून की विशेषता यह है कि इसमें सारी चीज़ों को रेगुलेट किया है और एक जगह पे लाके खड़ा किया है। मतलब आपको 10 कानून नहीं देखने, आपको सिर्फ ये देखना है कि खाने योग्य वस्तु है तो इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी। और कार्रवाई में सबसे पहले तो जैसा कि सर ने बताया कि इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं, जिन जिन के लाइसेंस होते हैं उनके लाइसेंस के अंतर्गत निरीक्षण करते हैं। अगर कोई गलत व्यवहार हो तो उसको वार्निंग देते हैं, और अगर वो दोबारा उसको करता है तो उसे फिर कठोर सज़ा का प्रावधान है। मतलब 6 माह से लेके 1 साल तक का कारावास भी है, और पेनाल्टी बहुत है। मिनिमम पेनाल्टी मतलब 1 लाख तक की पेनाल्टी होती है, 3 लाख तक की है, 5 लाख तक की है, 10 लाख तक की है। और इसमें कंज्यूमर को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान, अगर कोई खाद्य वस्तु खाने से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको भी क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है।
और अब जैसे कोई उपभोक्ता है, अगर वो कोई वस्तु खा रहा है या ले रहा है या लेके आया है, तो वो चाहता है कि मैं अगर इसकी जांच कराना चाहूँ, तो वो डिपार्टमेंट में जा सकता है, 50 रुपये आवेदन लगेंगे और वो उसकी जांच करा सकता है। जैसे कि अभी आपने बताया संदीप जी ने कि हमारी 15 लेबोरेटरीज घूम रही हैं, जी। तो ये पूरे ज़िलों में जाती हैं, तो इनका भी काम है लोगों को अवेयर भी करना है, और इनके जो सैंपल है, अगर वो कोई सैंपल की जांच कराना चाहे तो वो लेबोरेटरी उनकी जांच करके वहीं रिपोर्ट दे देती है स्पॉट पे ही। तो ये उपभोक्ता को बहुत इस कानून से फ़ायदा है। संदीप सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि लगातार छापे पड़ते हैं, हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में हमेशा जब भी सीज़न आता है, फेस्टिवल सीज़न आता है या फिर कभी भी खाद्य सुरक्षा को देखते हुए विभाग जो है वो छापेमारी करता है, कार्यवाही करता है, और उसमें हम देखते हैं कि सैंपलिंग ली जाती है, और जब जांच की बात आती है, रिपोर्ट्स की बात आती है, तो वो चीज़ हम कैसे समझें, वो चीज़ किस तरह से रहती है? जी हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर 3 अभियान चलाकर हमने मिलावटी खाद्य पदार्थों और उनके विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाइयाँ करी है। और ये बात सही है कि जब फेस्टिवल सीज़न आता है या फिर जैसे अभी गर्मी का भी सीज़न है, जब कुछ खाद्य पदार्थों की शॉर्टेज होती है, दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो ऐसे समय पर जो मांग होती है उसकी पूर्ति करने के लिए एडल्ट्रेशन की शिकायतें बढ़ती है और एडल्ट्रेशन देखा भी जाता है। तो उसी को रोकने के लिए और उसी को मॉनिटर करने के लिए सघन रूप से सैंपलिंग होती है और उसकी जांच करवाई जाती है। हमारी स्टेट लेबोरेटरी के अलावा भी जो एनेबल मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी, प्राइवेट लेबोरेटरी से जिनको एफएसआई द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनसे भी हम जांच करवा के त्वरित कार्रवाइयाँ करते हैं। मोहन सर, मानक और चुनौती बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम इसे कानून के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मानकों पे तो विभाग उतरता है, लेकिन जो चुनौतियां हैं वो भी बड़ी हो जाती है। कानूनी तौर पे इसे कैसे समझें? कानून में हर चीज़ का प्रावधान है। देखिए, फूड के मामले में एक मार्का होता है। एक मार्का क्या होता है? एक स्टैंडर्ड आपने खुद बनाए होते हैं और आप ये कहते हैं कि मेरा जो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, तो वो एक मार्क लगा हुआ। एक मार्क को देख के आदमी को ये विश्वास होता है कि ये किसी एजेंसी द्वारा सर्टिफाई है। उसको लेबोरेटरी में जांच करते हैं, पहले वो अपनी लेबोरेटरी में जांच करेगा जो भी निर्माता है जी। उसके बाद फिर एक सैंपल वो डिपार्टमेंट को भी देगा, वो डिपार्टमेंट जांच करेगा अगर आवश्यकता होगी। अदरवाइज वो जो खुद की लेबोरेटरी में जांच करा के वो एक निश्चित करेगा कि मेरा जो है एक मार्क का नंबर इतना इतना है, मैं इसके अंतर्गत एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आपको बेच रहा हूँ, तो एक मार्क का है। ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, समय समय पर उन पर परिवर्तन भी होते हैं। तो उन स्टैंडर्ड की देखभाल ये इस कानून के अंतर्गत होती है। संदीप सर, क्योंकि चुनौतियां अगर विभाग की तरफ से मैं देखना चाहूँ तो आपके लिए मानक और चुनौतियां इस वक्त क्या क्या है? इस वक्त अगर सबसे बड़ी चुनौती की बात की जाए तो वो क्या चुनौती है विभाग के सामने? हमारी चुनौती तो यही है कि जो खाद्य पदार्थ है वो हर स्तर पर उसकी सेफ्टी जो है वो सुनिश्चित की जाना चुनौती है, और जो उपभोक्ता है उसके कंजप्शन तक वो सेफ़ होना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ है जब उसका प्रोडक्शन होता है तब एक्सेस में यदि कंटामिनेंट्स, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ होते हैं तो भी वो कंटामिनेशन हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के दौरान यदि उसको स्टोर ठीक से नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी कंटामिनेशन हो सकता है। साथ ही प्रोसेसिंग के दौरान कुछ कंटामिनेशन उसमें आ सकता है। इसी तरह से जब विक्रय होने के पूर्व उसमें एडल्ट्रेशन की भी संभावना बनी रहती है। साथ ही साथ यदि आपने उसको अनसैनिटरी कंडीशन में उसको स्टोर करा है, रखा है, यदि खोल के रखा है, मक्खियाँ उस पर आ रही है तो वहाँ पर भी वो खाद्य पदार्थ कंटामिनेट हो सकता है। तो जो हमारी चुनौती ये है कि जब उपभोक्ता को कोई भी चीज़ मिले तो वो इन कंटामिनेशन से मुक्त रहे और वो जो है सेफ़ फूड उसको मिले। मोहन सर, आपके पास आती हूँ मैं, क्योंकि सर ने कहा कि जो भी फूड मिले वो सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन हम लोग कई बार ऐसे मामले देखते हैं, क्योंकि आपने जिक्र भी किया था कि अगर किसी कंज्यूमर की कुछ खाने से मौत हो जाती है या फिर कभी छिपकली गिरी होती है, हमने ऐसे तमाम चीज़ें देखी कि दूषित भोजन होता है, वो कंप्लेन करता है, लेकिन कई बार उसे ये रास्ता नहीं समझ में आता है कि वो आखिर इस चीज़ के लिए कंप्लेनिंग कैसे करे, कैसे वो कानून की मदद ले। तो वो किस तरह से उपभोक्ता कानून की मदद ले सकता है? ये भी एक बड़ी साफ एक चीज़ होनी चाहिए कि लोगों को ये बात समझ में आए कि वो कैसे कानून की मदद इसमें ले सकता है और जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिल सके।
जैसे कि अभी संदीप जी ने बताया कि इनके यहाँ एक लेबोरेटरी है और बहुत सारी इनकी मान्यता प्राप्त लेबोरेटरीज हैं। जी तो कोई भी उपभोक्ता अपना सैंपल लेके जा सकता है, चाहे तो उपभोक्ता उस व्यापारी से ये कह सकता है कि मुझे आपका सैंपल चाहिए, तो वो उस व्यापारी को सूचना देके उसके यहाँ से सैंपलिंग करवा सकता है, या खाद्य निरीक्षक को शिकायत करेगा तो खाद्य निरीक्षक उसकी शिकायत पर कार्रवाई करेंगे और उसके यहाँ से सैंपल लेंगे। अभी सर बताएंगे इस बारे में सैंपलिंग जी। कैसी होती है, कितना लेते जी। हैं। वो सैंपल लेके फिर वो लेबोरेटरी में आप खुद भी जांच करा सकते। अगर वो कंटामिनेटेड पाया जाता है, अपमिश्रण पाया जाता है, मिस ब्रांडेड पाया जाता है, उसमें आप खाने योग्य वस्तु नहीं पाई जाती या नुकसान होने की संभावना होती, तो वो आपको रिपोर्ट देते हैं। जी उस रिपोर्ट के आधार पे डिपार्टमेंट तो अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन अगर उपभोक्ता चाहे तो वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई कर सकता सर, है। जो रिपोर्ट है वो कितने दिनों में मिल सकती है उपभोक्ता को, अगर वो जानना चाहे मेरे तो ख्याल कितना से समय? 14 दिन का प्रावधान है, 14 दिन के अंदर ये इन लोगों को भेजना पड़ता है। 14 दिन की इनकी लिमिट है। ये तो दूसरे दिन ही भेज देते हैं, सैंपलिंग वगैरह करना पड़ती है, 4 सैंपल उठाने पड़ते हैं और 2 सैंपल वहाँ रहते हैं, 1 सैंपल भेज दिया जाता है लेबोरेटरी के लिए। 1 सैंपल का क्या रहता है कि अगर वो मान लो ख़राब हो जाए तो दोबारा फिर वही सैंपल को मंगाया जा सके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में। 1 सैंपल रहता है सेंट्रल लेबोरेटरी, अगर वो आपकी लेबोरेटरी से मान लीजिए वो कहता है कि नहीं ये मेरी उस पर जाँच पर भरोसा नहीं है, तो वो एक सेंट्रल लेबोरेटरी के लिए भेजने के लिए 1 सैंपल रखा रहता है। उसको भी पहले तो ऐसी सैंपल पटक देते थे, पर आजकल इस कानून में तो ये उसमें कहा है कि उस सैंपल को भी एक निश्चित तापमान पर, कि वो ख़राब ना हो, ऐसा रखने का प्रावधान है। और मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कानून की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि हर चीज़ डिफाइन की है, कि अगर आपने जैसे कहूँ कि कोई असुरक्षित खाद्य बेचा है तो उसके लिए 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक के जुर्माने हैं। और अगर आपने दूसरी बार किया है तो आप पहली बार तो हो सकता है आपको ये कहे कि भाई आप ये साफ़ सफाई से सब खाना बनाओ, यहाँ प्रकाश की व्यवस्था हो, पानी साफ रखा हो, हवा आती जाती हो, और आपके सारे जो ग्लव्स पहने हो तो वो मिश्रण ना हो, अपमिश्रण ना हो, और बिल्कुल अच्छे वातावरण में वो बनना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कोई बीमार आदमी को बिठा दिया कि चल ये तो यहाँ से यहाँ रखना है, वो भी नहीं कर सकते आप। उसका भी स्वास्थ्य देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जो सामान बना रहे हो या जो बना रहे हो उससे अपमिश्रण होने की संभावना खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल शुद्ध वातावरण में सही खाना मिलना चाहिए। ये विक्रेता की जिम्मेवारी है और ये कानून उसको सुनिश्चित करता है। और अगर आप इनका पालन नहीं करते हो, पहली बार आपको छोटे दंड से दे दिया जाए, उन्होंने 1 लाख जुर्माना। अगर आप दोबारा रिपीट करते हो तो दंड की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, आपको सज़ा भी दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि आप ये कहो कि जब पेनाल्टी है जब चाहे भर देंगे, नहीं, इसमें सज़ा का प्रावधान भी है। और हम रोज़ सुनते हैं कि ये सैंपलिंग होती है और उसके बाद कार्रवाई होती है। तो कानून बहुत सख्त है और इसीलिए बनाए गए कि आम उपभोक्ताओं को अच्छा खाना मिले। संदीप सर, क्योंकि सैम्पलिंग की बात हुई थी और सैम्पलिंग आप बहुत बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं, हमारे उपभोक्ताओं को, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, तो सैम्पलिंग को मैं आपसे समझना चाहूँगी। जी हाँ, सैंपल के लिए जैसा सर ने बताया, यदि उपभोक्ता को कोई खाद्य पदार्थ लेके वो घर गया है और यदि शिकायत है कि ये खाद्य पदार्थ खराब है, तो उसके पास एक ही पार्ट रहेगा, तो वो एक आवेदन बना ले, उसमें अपनी शिकायत लिख दे कि भाई इस खाद्य पदार्थ में मेरे को ये शिकायत है, और उसकी जांच के लिए यदि वो भोपाल में रहता है तो हमारी प्रयोगशाला में आके वो उसे जमा करवा दे। 50 रुपये शुल्क के साथ में वो सैंपल जमा होकर उसके एड्रेस पे हम रिपोर्ट भेज देते हैं जाँच के बाद। इसी तरीके से यदि वो भोपाल के बाहर है तो हमारे जो जिला स्तरीय कार्यालय है वहाँ पे वो आवेदन और अपना सैंपल सबमिट कर दे, वो हमारे उस कार्यालय से हमारे लेबोरेटरी को प्राप्त हो जाता है। तो हम उसकी जांच रिपोर्ट भेजते हैं। यदि जांच रिपोर्ट में सैंपल ख़राब पाया जाता है तो जहाँ से उसने खरीदारी करी है उस दुकान पे जाके हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्रवाई करके उस लीगल सैंपल उठा के उस पर अपनी कार्रवाई करते हैं। और जैसा सर ने बोला है कि उपभोक्ता स्वयं भी उस रिपोर्ट को लेके उपभोक्ता संरक्षण कानून में अपनी कार्रवाई कर सकता है। इसी तरह से रेगुलरली जो हमारे FSO इंस्पेक्शन करते हैं और वहाँ पे उनको ये लगता है कि क्वालिटी चेक कराना होती है, तो वो 4 आइडेंटिकल पार्ट में सैंपल लेते हैं। एक पार्ट एनेबल लेबोरेटरी, यदि दुकानदार चाहे तो वो अपने स्वयं के खर्च पे एनेबल लेबोरेटरी से जांच करा सकता है। एक पार्ट जांच के लिए हमारे पास में आता है। यदि वो आने में किसी तरह की दिक्कत होती है, टूट फूट जाता है, तो हम उसका सेकंड पार्ट कॉल करते हैं।
जो जो वो तीसरा भाग होता है, और एक जो चौथा भाग होता है वो सेंट्रल फूड लेबोरेटरी के लिए चैलेंज वाला सैंपल होता है। जी। और ये चारों सैंपल जो है आइडेंटिकल होते हैं। यदि एफएसआई की मेथड का पालन करते हैं हम, तो इनके रिजल्ट जो है वो भी आइडेंटिकल आते हैं। सर, इस बार अगर 2023 की हम बात करें तो आज के दिन की हमेशा हर साल एक थीम होती है। साल की थीम है मानक खाद्य मानक बचाओ जीवन, और हम लगातार देख रहे हैं कि राइट टू ईट की बात ज़रूर की जाती है। राइट टू ईट क्या है और मध्य प्रदेश और भोपाल की इसमें किस तरह से भूमिका रही है, क्या इसका प्रदर्शन रहा है, वो आपसे जानूंगी संदीप सर। जी, इसमें मध्य प्रदेश के प्रदर्शन की मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे हर दूसरा अवार्ड जो है टॉप 10 में से हमारे ही स्टेट को मिला है, और बड़े अच्छी तरीके से इसको करा है। बहुत सारे हमारे सेफ भोग और स्ट्रीट फूड जो है उनके क्लीन स्ट्रीट फूड के। संदीप सर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप साहू भोपाल से। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है, आप पूछ सकते हैं आपका सवाल हमारे विशेषज्ञ से। जी प्रदीप जी, अपना सवाल पूछें। हाँ, श्वेता मैडम आवाज सुनाई दे रही है क्या? जी प्रदीप जी, अपना सवाल पूछें। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की स्थापना जी किस सन में और किस संगठन द्वारा की गई थी, कब और किस संगठन द्वारा की गई थी, इसके उद्देश्य क्या हैं? इस संगठन के पहले, इस दिवस के पहले फूड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन सा संगठन लेता था, या पहले कौन देखता था? इस वर्ष का फूड सिक्योरिटी वर्ल्ड डे का थीम क्या है, ये बताइए। जी संदीप जी। जी, 2018 में इस डे को मनाने का प्रपोजल आया था, और 2019 में पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाया गया था, और इसे WHO द्वारा मंजूर किया गया था। और इस वर्ष की थीम, जैसा मैडम ने अभी ही बताया है कि फूड सेफ्टी सेव लाइव्स, ये इस बार का थीम है। जी मोहन सर, आप इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि तो कानूनी रूप से भी इसे जानना जरूरी हो जाता है संस्था देखिए, को। विश्व खाद्य पूरे दुनिया में एक संगठन काम करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो उनका यही कहना है कि आदमी का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, और वो खाने से ना खराब हो। तो सबसे राइट टू ईट, जैसा आपने कहा कि आदमी को खाने को भी सही रूप से खाने का अधिकार है। ये सारी चीज़ें इस कानून में बेहतर तरीके से बताई गई हैं। सब में हर तरह को इस कानून में हर चीज़ का प्रावधान है। मतलब एक सामान्य रिटेलर है, मान लीजिए आप एक चाय की दुकान पे जाते हैं, एक ठेले वाले पे जाते हैं, महिलाएं जैसा वो चाट वगैरह खाती हैं, तो उसको भी ऐसा नहीं वो अपने हाथ से पानी अंदर डालता है उसमें, उसको भी ग्लव्स पहनना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी खिला रहा, उसको सुनिश्चित करना होगा कि वो जो पानी पिला रहा है गोलगप्पे में, या कोई भी समोसा खिला रहा है या चाय पिला रहा है, वो कहीं से दूषित ना हो, अपमिश्रित ना हो। उसके खाने से मानव जीवन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो अब देखिए, छोटे से उन्होंने हर आदमी को इसमें जोड़ दिया है कि आप खाद्य बेचा, आपने जरा सा भी व्यापार का कोई भी पार्ट किया है। ऐसा नहीं साहब मैं तो रखता हूँ, खाली ये दे जाते हैं, मैं रख लेता हूँ और फिर इनको वापस कर देता हूँ या आगे बेच देता हूँ। नहीं, उसकी भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की है कि खाद का भंडारण भी कैसे होगा, खाद का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा। अगर आप टैंकर में दूध ले जा रहे हैं तो यह आपको निश्चित करना पड़ेगा कि कितने समय में पहुँचेगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई अपमिश्रण ना हो, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो ख़राब ना हो। ये सारी चीज़ें आपको सुनिश्चित करना पड़ेगी। तो इसमें बड़ी तरीके से खाद के हर एंगल को देखा है। आपने कहा कि साहब मैं तो कंपनी हूँ जी, कंपनी के भी अपराध हैं इसमें। कंपनी के जो चीफेस्ट ऑफिसर है, जो जिम्मेवार है, वो इसके लिए जिम्मेवार है। अपन ये नहीं कह सकते साहब कंपनी ने मेरी बेचा था वो ला दिया, एंड पार्ट तक जिम्मेवारी उसकी है। और खाद्य पदार्थों में विक्रय के समय हर पैकेट पे कुछ चीज़ें फंसाई होती है। एक संस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि जो खाद्य पदार्थ बिक रहा है जी, वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का हो। तो उनको सुनिश्चित करना होता है। वो लाइसेंस लेने के समय ये सारी, जैसा आपने बताया कि 3 तरह के लाइसेंस, एक छोटे रिटेलर के लिए अलग है, निर्माता के लिए अलग है, प्रोसेसर के लिए अलग है। ये सारी चीज़ें अलग अलग एजेंसी दे रखी हैं। जैसे NABL आपने बताया था, राष्ट्रीय लेबोरेटरी जो है, ये डिपार्टमेंट ये तय करता है कि लेबोरेटरीज कौन सी होंगी
ऐसा नहीं किसी भी लेबोरेटरी में चले गए, मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी हैं, शायद अभी तक 4 थी, शायद एक अभी बढ़ाई है, आपने बताया कि 5 लेबोरेटरीज हो गई हैं, और जी। वो भी दूसरी लेबोरेटरीज को मान्यता देते हैं। इनको ज़रूरत पड़ेगी, कभी ज़्यादा सैंपलिंग हो गई है, त्यौहार के टाइम में हम देखते हैं कि दूध की कमी होती तो मावा आता है, कोई दूसरे जिलों से आता है, वो मिश्रित होता है, तो उसकी जांच करते हैं। उसमें समय सीमा है, क्योंकि वो जब तक जांच नहीं होगी वो बाज़ार में ले जा नहीं सकता, तो उतने टाइम उसकी तत्काल जांच करना आवश्यक, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्ट में खराब हो जाएगा, या उतने समय तक वो सामान व्यापारी, हम ये मान के बहुत चलते हैं। महत्वपूर्ण ये बातें जी। हैं, और बहुत महत्वपूर्ण ये रहा है कि किस तरह से आप खाद्य चीज़ों को सुरक्षित रखें, और किस तरह से अगर कहीं कमी होती है, कहीं कोई शिकायत होती है, तो कैसे आप कानून के द्वारा उस पर अपनी चीज़ों को ले सकते हैं, जो दोषी उसे सज़ा मिल सकती है। ये तमाम चीज़ें अपना निर्णय ले सकते हैं अगर आपको कहीं कोई समस्या है। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने हमें दी है अपने, और चौक से सर, सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। और साथ ही संदीप सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने विभाग से जुड़ी हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी कि आखिर किस तरह से खाद्य विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बताता है, और इस डिपार्टमेंट की क्या भूमिका है, कैसे वो लोगों को न्याय दिलवाता है, कैसे परीक्षण करता है। और आज हमने लोगों को, हमारे दर्शकों को बताया कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे आप ले सकते हैं। और एक छोटी सी बात आपको ज़रूर हम यह बताएंगे कि खाना बहुत महत्वपूर्ण है, खाने को वेस्ट मत कीजिए, जितना आपको खाना है उतना लीजिए, क्योंकि ये खाना किसी और के काम आता है। तो आज के दिन ये संकल्प लीजिए कि आप खाने को बर्बाद नहीं करेंगे। और चलिए, अब बारी आ गई है हमारे साथ पर्यटन की। जी हाँ, आज हम आपको लेके चल रहे हैं ग्वालियर, लेकिन उसके बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारे आज के खास मेहमान से। वो कौन है, उनका भी परिचय हम बताएंगे, लेकिन यहाँ आपको हम लेके चलते हैं पर्यटन, यानी कि घूमने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर्यटन में, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के भौगोलिक किनारे पर स्थित है ग्वालियर। ग्वालियर भव्य और शानदार इमारतों की एक सीमा प्रदान करता है। ग्वालियर के किले वास्तुशिल्प कौशल और जटिल डिजाइन के महान उदाहरण हैं। ग्वालियर का पहाड़ी किला और ग्वालियर शहर उत्तर भारत के इतिहास के अभिन्न अंग रहे हैं। ग्वालियर किला बलुआ पत्थर की ठोस दीवारों से घिरा लगभग 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्वालियर किले में 3 मंदिरों, 6 महलों और कई पानी के टैंक सहित कई ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं। ये लगभग अजेय संरचना और शायद भारत में सबसे सुरक्षित किला था। ये भी भारत में किले के बीच पर्ल के रूप में जाना जाता है। समय के एक बिंदु पर ग्वालियर का किला उत्तर और मध्य भारत के सबसे अजेय किले के रूप में माना गया था। ग्वालियर में पहाड़ी किला चोटीदार आकार में एक एकांत दक्षिण पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अन्य तुलनीय पहाड़ियों से घिरे एक पहाड़ी पर बनाया गया है। ये भारत में सबसे बड़े किलों में से एक है। कहा जाता है कि यह किला 8वीं सदी में बनाया गया था। पहाड़ी की चोटी पर स्थित शक्तिशाली ग्वालियर किले से पूरा शहर दिखाई देता है। किले की दीवारें खड़ी ढलान पर रास्ता देती हैं। यह किला कई बार कई लड़ाइयों के लिए एक गवाह रहा है। किले के एक घुमावदार मार्ग है जो लगता है पहाड़ी है, और पहाड़ी में नक्काशीदार जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों द्वारा किले के ऊपर पहुंचा जा सकता है। इसकी दीवारों के भीतर इस गढ़ में मध्ययुगीन वास्तुकला के खजाने कई चमत्कार महलों, मंदिरों और अन्य संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। किले के सबसे प्रख्यात महलों में है आश्चर्यजनक अलंकृत मान मंदिर महल, जिसे मानसिंह पैलेस भी कहा जाता है। ग्वालियर के किले ने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लगभग 500 साल के दौरान ग्वालियर का किला एक शासक से दूसरे शासक के पास चला गया।
इसके केंद्र में एक बगीचा है जिसमें महाराज जयाजी राव सिंधिया की एक विशाल मूर्ति संगमरमर के चबूतरे पर बनी हुई है। ये छतरी इटालियन शैली में निर्मित है। महाराज बाड़ा की चारों दिशाओं में शॉपिंग सेंटर स्थित हैं। जनरल पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विशाल भवन, टाउन हॉल और विक्टोरिया बाजार और महाराज बाड़ा परिसर में सुंदर प्रतिष्ठानों की विशेष सुविधा देखने लायक है। बाड़ा बाजार की खास विशेषता यह है कि यहाँ आने के लिए 7 प्रवेश द्वार हैं। महाराज बाड़ा ग्वालियर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बाजार है। महाराज बाड़ा की वास्तुकला बड़ी ऐतिहासिक और सुंदर है। इसका कारण है महाराज जयाजी राव सिंधिया का वास्तुकला प्रेम। महाराज जयाजी राव सिंधिया ने महाराज बाड़ा क्षेत्र में विभिन्न शैलियों की 7 इमारतों का निर्माण करवाया था। महाराज बाड़ा में इटालियन, जर्मन, रशियन, मुगलई, राजपूती और चीनी वास्तुशिल्प की प्राचीन इमारतों को देखा जा सकता है। तो कैसा लगा आपको मध्य प्रदेश का ग्वालियर, जहाँ पे किले हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ग्वालियर घूम के बड़ा मज़ा आया होगा। वैसे अगर हमारे भोपाल की बात की जाए तो हमारा भोपाल भी कहीं कम नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे झील है, यहाँ का माहौल है और यहाँ के लोग हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश के लोग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत सहायता करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको पर्यटन हमारा ये सेगमेंट बहुत पसंद आएगा और ग्वालियर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पर्यटन से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम पर्यटन के बाद मिलवाएंगे आपको हमारे आज की खास मेहमान से। वैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये बड़ा सुंदर सा मटकी है और इसे बड़े सुंदर तरीके से तैयार किया गया है। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि ये मटकी मिट्टी की बनी हुई है। नहीं दोस्तों, ये मटकी मिट्टी की नहीं बनी हुई है बल्कि गोबर से बनी हुई है। जी हाँ, हम एनवायरमेंटल चीज़ों की बात करते हैं, हम केमिकल को हटाने की बात करते हैं, हम ज़्यादातर उन चीज़ों का इस्तेमाल की बात करते हैं जिससे हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, दूषित ना हो। और गोबर इसी तरह की चीज़ है जिससे सिर्फ कंडे नहीं बनते हैं बल्कि इस तरह की खूबसूरत चीज़ें भी बनती हैं। तो हमारे जो आज के खास मेहमान हैं, उन्होंने इसे कैसे बनाया, कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली, उन्हीं से जानेंगे। तो चलिए बिना देरी करे स्वागत करते हैं हमारे आज की खास मेहमान महिमा पांडे जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्कार कार्यक्रम में आने के लिए। जी। और मैम, गोबर से हमने हमेशा देखा है, जब भी गोबर की बात आती है तो कंडों का जिक्र होता है, लोगों के जहन में कंडों की बात आती है कि गोबर से सिर्फ कंडे ही बनाए जाते हैं, उपले ही तैयार होते हैं। लेकिन ये जो खूबसूरत कलाकृति है, जी जी, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, ये आपसे सबसे पहले मैं जानूंगी। जी। कुछ भी बताने से पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय श्री सुरेश राठौर जी, जो इस शिल्प कला में लगभग 34 वर्षों से हैं और मैं उनके साथ 12 साल से काम कर रही हूँ। उनसे ही मुझे ये प्रेरणा मिली। उन्होंने ही मुझे बताया कि कुछ हमारी ऐसी संस्कृति है जो आज के तारीख में विलुप्त होती जा रही है। उसी संस्कृति को आज की जनरेशन में बनाए रखने के लिए हमने एक ये मुहिम चलाई, हमने एक ये कार्य की योजना बनाई कि किस प्रकार से गोबर शिल्प के माध्यम से बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में हम अपने शिल्प कला को और अपनी पुरातन संस्कृति को हम किस प्रकार से हम जीवित रख सकते हैं। इसलिए हमने गोबर शिल्प पर काम करना प्रारंभ किया। फिर मैंने अपने गुरुदेव से सीखा, ये 12 वर्ष हो गए मुझे उनसे कार्य ये सीखते हुए और अब तो हम लोग खैर काफ़ी इसमें होशियार भी हो चुके हैं। उन्होंने हमें बताया कि कैसे कंडों का पहले गोबर से निर्माण किया जाता है। पहले तो हाथ से कंडे थेपे जाते थे। हाँ। और अब तो मशीनों से कंडे बनाए जाते हैं। तो हम मशीन वालों से संपर्क करके मशीन से कंडे बनवाते हैं। उन कंडों को हम अपनी कार्यशाला में लेकर आते हैं और फिर उन कंडों पर हम घिसाई करके, उन पे लेपन करके, फिर हम इस कंडे से हम लोग कई प्रकार के प्रोडक्ट और उत्पाद बनाते हैं हम लोग। जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे इस वक्त, ये तस्वीरें चल रही हैं कि गोबर से अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई गई हैं, कहीं मूर्ति बनाई गई है, कहीं इस तरह की मटकियाँ बनाई गई हैं। तो इसे आप कैसे तैयार करते हैं? हम लोग ऐसे तैयार करते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मशीनों से बने हुए कंडे या हाथ से भी बने हुए कंडों को पहले हम लोग अपनी
कार्यशाला में लाकर उन पर काम करते हैं। जी। इसके लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के टूल्स यानी कि औजार होते हैं जिनसे हम कंडों को घिसते हैं, उनकी शेप में कटिंग करते हैं। फिर हमें जो भी प्रोडक्ट बनाना होता है, जैसे कि आप ये मेमेंटो देख रहे हैं, पेन स्टैंड देख रहे हैं, गणेश जी देख रहे हैं, और की रिंग्स वगैरह, जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना होता है हम उनकी कटिंग करते हैं। फिर कटिंग करके हम उन कंडों पर काम करते हैं, उनको घिसते हैं। और दूसरी बात, जब वो उनकी घिसाई का काम पूरा हो जाता है तब उनके कीटाणु और उनकी जर्म्स और उनकी महक ख़त्म करने के लिए हम उनको फेविकॉल के घोल में निकालते हैं। और फेविकॉल का घोल आधा पानी और आधा फेविकॉल से बनाया जाता है, जिसमें 3 प्रक्रिया में मतलब 3 बार इस घोल में निकाल के इनके कीटाणु और इनकी महक को ख़त्म कर दिया जाता है और ये अनब्रेकेबल हो जाते हैं। फिर यानी कि नहीं टूटते, फिर ये टूटते नहीं हैं ये। तो ये आपने मुझे पेन स्टैंड मोमेंटो की बात की, लेकिन मैं मटकी को नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आपके पास कंडे आते हैं, आप उसकी घिसाई करते हैं, लेकिन ये मटकी कैसे आप बनाते हैं? ये बड़ा उत्सुकता वाला सवाल है, जिज्ञासा है इसपे कि मटकी का शेप आप कैसे देते हैं? जी, मटकी के विषय में मैं आपको बता देती हूँ। ये मटकियाँ तो वही मटकियाँ हैं जो अपन नॉर्मली अपन बाजार से अपन लाते हैं, लेकिन ये वो मटकियाँ जो वेस्ट हो जाती हैं घर में, जिनका कोई उपयोग नहीं रह जाता है, या जो मटके अपन कभी फेंक देते हैं, या जो लोग अपने घर से बाहर मटके निकाल देते हैं, उन मटकों को भी अपने घर ले आते हैं। और फिर गोबर के इन प्रोडक्ट को बनाते समय जो भी इनका चूरा निकलता है, जो भी भूसी निकलती है, हम उससे इन पर पूरा लेपन करते हैं 3-4 दिन तक लगातार। फिर जैसा मैंने बताया कि इनके जर्म्स और इनकी महक ख़त्म करने के लिए इन पूरे मटकों को फेविकॉल के घोल में रखा जाता है और कड़ी धूप में सुखाया जाता है। और इनको बनाने का भी एक समयावधि है, सिर्फ मार्च से लेकर ये जून तक के महीने में ही बनाए जाते हैं, और फिर बाकी 8 महीने इनकी सेलिंग की जाती है, क्योंकि इनको सुखाने के लिए आपको एक पर्याप्त समय चाहिए, 4 महीने कड़ी गर्मी का, उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। जी। जी। इसमें आपने जो कलर का इस्तेमाल किया है, ये कौन से कलर होते हैं? ये वाटर कलर होते हैं या एक्रेलिक कलर होते हैं, या फिर ये जो कलर आप इसमें इस्तेमाल करती हैं ये भी बनाए जाते हैं? जी, इसके विषय में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि यदि अगर हम पारंपरिक शैली देखें, पुरानी शैली देखें, तो हमारे यहाँ पुराने समय में आटा और हल्दी का प्रयोग किया जाता था। तो आप इन पूरे आप प्रोडक्ट्स को देखिए, इसमें सिर्फ 2 ही रंग हैं, एक सफ़ेद और एक पीला। तो ये सफ़ेद और पीला रंग आटे और हल्दी का प्रतीक है ये। तो आपने देखा होगा कि इसमें किसी भी तीसरे रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो हमने ये सफ़ेद और पीला रंग आटे और हल्दी का इसको हमने प्रतीक दिया है। तो जिसमें जो सफ़ेद रंग है वो हमारा वाइट कलर है जो हम दीवारों पे करते हैं, और इसमें जो आप पीला रंग देख रहे हैं ये प्योर सिंदूर है। हमारे कार्यशाला में सिंदूर का पेड़ है जो हम लोगों ने लगाया है, और उसी सिंदूर के पेड़ से सिंदूर निकाल कर उसको प्रोडक्ट करके हम ये इन प्रोडक्ट इसमें सामानों में उसका हम प्रयोग करते हैं। महिमा जी, क्योंकि गोबर शिल्प एक अलग कला है, हमने मिट्टी की चीज़ें देखी हैं कि मिट्टी से आजकल बर्तन बन रहे हैं, मिट्टी की बोतलें बन रही हैं, लोगों को बचाया ठंडा पानी मिल सके, हम ज़्यादातर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस आर्ट की बात अलग है, इस कला की बात अलग है। इससे अभी तक आपने क्या क्या बनाया है, क्या क्या चीज़ें इससे बनाई गई हैं, वो आपसे जानूंगी। जी, बिल्कुल। इस गोबर शिल्प में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे कि अभी आप ये कलश आप देख रही हैं जी, और जैसे आप ये एक मांडना आर्ट देख रही हैं। तो ये पारंपरिक शैली है जो पुराने ज़माने में लोग अपने घरों में बनाया करते थे। तो इसको हमने कंडों पर इसको उकेरा है, एक प्रयास किया है अपनी शैली आप एक बार इसे दिखाएं हमारे दर्शकों को और बताएं कि किस तरह से आपने इसे बनाया है कैमरे के सामने करके। जी। ये कई ऐसे कलाकार हैं जो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं माणा के, लेकिन इसकी विशेषता और इसे बनाने में कितना समय लगा, कैसे इसे तैयार किया, ये ज़रूर जी, मैं बिल्कुल इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग कंडों पर काम करते हैं, तो कंडों के कई साइज़ आते हैं, 6 इंच से लेकर 50 इंच तक के कंडे आते हैं। तो जिस इंच का कंडा हमें चाहिए होता है हम वो कंडे ले लेते हैं, फिर उसको जो है उसकी हम घिसाई करते हैं। इन कंडों को फिर हम फेविकॉल के घोल में निकालते हैं,
दोबारा से फिर इसको फिर हम एक लेपन करते हैं गोबर का, और फिर उसके बाद हम इसको जो आप इसमें जो इतनी फिनिशिंग देख रहे हैं, इतना जो चमक देख रहे हैं, वो हमने इसमें लकड़ी की पॉलिश लगाई है, वुड पॉलिश लगाई है, ताकि ये बरसात में ख़राब ना हो, ये अनब्रेकेबल रहे और इसमें कोई कीटाणु ना रहे। तो जब ये वुड पॉलिश करने के बाद जब इसमें फिनिशिंग आ जाती है, तब फिर हम इसमें जो है वर्क करते हैं, और ये वर्क जो है कोण वर्क कहलाता है। कोण वर्क से हम इसमें डिज़ाइनें बनाते हैं, लेकिन हमारे डिज़ाइनों की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्रोडक्ट कोई सा भी हो, चाहे कलश हो, चाहे माड़ना हो, चाहे मिरर्स हो, लेकिन डिज़ाइन सब में एक ही चलती है। और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि अपनी जो संस्कृति है वही हमें जो है अभी उसको लागू करना है, लोगों को बताना है कि बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे हिंदुस्तान में विलुप्त हो गया है। तो इसको बनाने का एकमात्र हमारा ये भी उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य ये है कि ये एक ऐसा कार्य है कि कुछ ऐसी स्लम एरिया की महिलाएं, जो ऐसी गरीब महिलाएं जो अपने घर में रहकर कार्य करना चाहती हैं, बाहर निकलने में उनको कोई परेशानी है, तो ये घर बैठकर उनके लिए एक बहुत अच्छा स्वरोज़गार भी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं, लेकिन वो बाहर जाने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। तो हमारे गोबर शिल्प में ऐसी महिलाओं के लिए विशेष स्थान है। हम अपने पूरे प्रोडक्ट आधा बनाकर या कुछ उनको कार्यशाला देकर हम उनको इतना अच्छा मतलब परिपक्व कर देते हैं, उनके घर तक सामान पहुंचा दिया जाता है। जैसे कई महिलाएं जो मेहंदी लगाने में कुशल है, तो उनसे हम ये वर्क करा लेते हैं। कई महिलाएं कंडे बनाने में कुशल हैं, तो हम उनको मशीनें प्रोवाइड करा देते हैं, तो वो मशीनों से हमें कंडे बना के दे देती हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये पारंपरिक शैली भी आगे बढ़ रही है, महिलाओं को रोज़गार भी मिल रहा है, और स्लम एरिया की और कुछ गरीब महिलाओं को एक मंच भी मिल रहा है। बाकी आप एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, लोगों को रोज़गार दे रही हैं, महिलाओं को रोज़गार दे रही हैं, उन्हें अपने पैरों पे खड़े होने का मौका भी दे रही हैं। महिमा जी, लेकिन हर इंसान की अपनी हॉबी होती है, हर इंसान की अपनी कुछ शौक़ होते हैं, लेकिन आपका रुख इस तरफ कैसे हुआ? ऐसा कौन सा वाक़या था जब आपको लगा कि आपको इस शिल्प कला की तरफ अपना रुख करना चाहिए, ये विलुप्त हो रहा है और इसके लिए आपने स्टैंड किया? ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरे गुरुजी हमेशा मुझे ये सिखाने की कोशिश करते रहते थे, और इस लाइन में उन्होंने मुझे बहुत प्रयास किया आज से 15-16 साल पहले भी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरा मतलब इसमें रुचि नहीं रहती थी। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं खुद भी मैं एक कलाकार हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर धार्मिक आयोजन करती हूँ, रामकथा और भागवत और सुंदरकांड के, तो ऐसी भगवानों की झांकियाँ बना कर मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है भगवान ने मुझे इसी कला के लिए बनाया हो, और अपनी कला को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि जब मैंने अपने कार्यक्रमों में, अपनी कथाओं में, जब मैंने जैसे मैंने कलश रखा रुक्मणी विवाह में, तो मुझे लगा कि अगर ये कलश मेरे हाथ का बना हुआ होता तो कितनी सुंदर बात होती। अगर ये जितने भी मैंने माड़ना यहाँ लगाए हैं सुंदरता के लिए, अगर ये मैंने बनाए होते तो कितना अच्छा लगता मुझे, और मुझे अंदर से प्रसन्नता होती, एक उत्साह भी होता। और इनको देखकर मुझे ये भी मन में एक प्रेरणा हुई कि अगर ये शैली मेरे हाथ में है तो मैं उन महिलाओं को आगे ला सकती हूँ जिनको इस कार्य की आवश्यकता है। जब मैं खुद सीखूंगी तभी तो मैं दूसरे को सिखाऊंगी। तो फिर मैंने अपने गुरु से आग्रह किया कि गुरुदेव अपनी शरण में लेकर मुझे ये सब कुछ सिखा दीजिए, क्योंकि मैं इसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ। अभी तो आपके द्वारा बनाए गए चीज़ों को मैं आगे रखकर प्रसन्नता और एक प्रसन्नता मैं प्राप्त करती हूँ, लेकिन मैं ये खुद बनाना चाहती हूँ और अपने खुद के स्वयं के अपने आधार पर मैं कुछ लोगों को आगे लाना चाहती हूँ जिनको मेरी आवश्यकता है और मुझे जिनकी आवश्यकता है। तो इसलिए फिर मैंने इसको माध्यम बनाया, और फिर अब देखते हैं आगे हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कलश है, मारना आर्ट है, मेरे पास मिरर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कांच हैं जिनमें हम अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं, अपने घरों में भी लगा सकते हैं।
मेरे पास ऐसी कुछ शील्डें हैं, ये आप देख रहे हैं, जिसमें लक्ष्मी और गणेश जी का प्रतीक हैं ये। जी। आप इनको किसी कार्यक्रम में आप पुरस्कार के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने घरों में पूजा पाठ में, दिवाली दशहरे पर भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये गोबर के हैं जी। और ऊपर से इसमें लक्ष्मी और गणेश जी, और आप इसमें देख रहे हैं ये आज के नए आधार पर नहीं बना है। ये जो भी आप गणेश जी की कलाकृति देख रहे हैं, ये सब जो है वर्षों पुराना है, वर्षों पुरानी लिपि है ये। पहले तो लोग साधारण रूप में अपने दीवारों पर ऐसे ही बना दिया करते थे। हाँ। आज तो इनको बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। और सबसे बड़ी बात ये कि लोगों को इस बारे में सबसे पहले पता हो, उसके बाद वो इस तरह की जी, कला जी। को जाने के हमारी पारंपरिक संस्कृति कुछ इस तरह की भी रही है, सिर्फ जी, हम जी। इन तमाम चीज़ों के लिए नहीं है। क्योंकि मैम आपने यहाँ पे प्रशिक्षण की बात भी की थी, जी, आपने जी। पहले खुद सीखा, उसके बाद अब आप लोगों को प्रशिक्षण दे रही हैं। जी, तो जी। अभी तक कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ चुकी हैं? उन्हें प्रशिक्षण जो आप देती हैं वो किस तरह से जी, जी, दिया जी, जाता जी। है? अभी तो क्योंकि अभी मुझे इस प्रयास में मुश्किल से अभी 4-5 साल हुआ है, लेकिन फिर भी 4-5 साल में मेरे पास अभी 2500 से ज़्यादा महिलाएं हैं जी। जिनको मैं प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। और महिलाओं से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर तो मैंने काम किया ही है इसमें, और जी। महिलाओं के साथ साथ मैंने एक और विषय इसमें लिया है, और वो है हमारे आज के युवा जो कॉलेजों में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भी संपर्क किया है, और मुझे वहाँ पर बहुत अच्छी यूनिट भी दी गई है। वहाँ पर मुझे एक स्थान मिला है, एक पाठ्यक्रम के तौर पर भी मुझे ये आश्वासन मिला है कि जैसे हम और विषयों की पढ़ाई करते हैं, ऐसे हम गोबर शिल्प की भी पढ़ाई करेंगे। क्योंकि आज के जो ज़माने के जो नए बच्चे हैं उनको भी ये चीज़ें बहुत पसंद आई। हमने वहाँ पर डेमो भी दिया, हमने वहाँ पर कार्यशाला लगाई। तो कुछ ऐसे जो कृषि विभाग के बच्चे हैं जो पर्यावरण पे काम करते हैं, उनको ये चीज़ बहुत पसंद आई। उन्होंने बोला कि मैम हमारे स्टार्टअप के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो बहुत बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, RKDF यूनिवर्सिटी है, RGPV है, तो वहाँ हमको मतलब बहुत अच्छा हमको प्रोत्साहन भी मिला, वहाँ पर हमें एक अच्छा स्थान भी मिला, वहाँ पर कार्य करने के लिए हमको एक यूनिट भी प्रदान की गई है। तो इस क्षेत्र आपके में बनाए हुए प्रोडक्ट सेल भी होते हैं, लोग खरीदते भी जी हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कार्यशाला के बाद हमारी हर जगह हमारा एक स्टॉल भी लगता है, जी। चाहे वो भोपाल हाट हो, जी। लोकरंग हो, गांधी भवन हो, हिंदी भवन हो, मानस भवन हो, रविंद्र भवन हो, ऐसी गौहर महल और DB मॉल, ऐसा मतलब भोपाल का बहुत कम एरिया बचा होगा जहां हमारी स्टॉल ना लगी हो। वैसे भोपाल के कोने कोने में अब गोबर शिल्प पहुंच चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भोपाल के अलावा जैसे हमारा चित्रकूट है, अहमदाबाद है, गोंडा है, धार है, कलकत्ता है, और अब नागपुर में भी 11 तारीख को हमारी वर्कशॉप और स्टॉल लगने जा रही है पहली बार। जी। तो इस तरीके से भोपाल के बाहर भी हम लोगों का विस्तार हो रहा है अब। यानी कि मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल जी, में तो जी। गोबर शिल्प जी, जी। अपनी छाप छोड़ रहा है, लेकिन अब मध्य प्रदेश की सीमाओं से बाहर जी, जी। निकल के भी अन्य राज्यों में ही अपनी छाप छोड़ रहा है। जी जी जी। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, और बहुत ही हर्ष का विषय है। अभी थोड़े ही टाइम पहले 2022 में विश्व रंग में मेरी स्टॉल थी, जिसमें मैंने विश्व के 50 देशों के साथ काम किया। क्या बात तो ये गोबर शिल्प अभी विश्व के 50 देशों में भी गया है, क्योंकि हमारे भारत में जितने भी मेहमान आए थे बाहर से, सब एक एक प्रोडक्ट लेकर गए। तो अभी तो हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मतलब एक उपहार के तौर पे दिया है, ताकि जब वो अगली बार आएँ तो वो पूरे उत्साह से आएँ, वो अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को भी लाएँ जिनको हम प्रशिक्षण दे सकें, अपने विदेश में वो हमें मेहमान के तौर पर बुला पाएँ। वो वाकई अगर मैं देखूं तो बेहद खूबसूरत ये आर्ट है, बेहद खूबसूरत ये कला है, और आप इसे इस तरह से मंच दे रही हैं, लोगों को इसके लिए जागरूक कर रही हैं, प्रशिक्षित कर रही हैं, और लोगों को स्वरोजगार दे रही हैं, महिलाओं को आप उनके पैरों पे खड़ा दे रही हैं। तो आपकी पहल बहुत अच्छी है, और आपके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महिमा जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए। तो गोबर शिल्प किस तरह से अपनी पहचान छोड़ रहा है हमारी परंपराओं में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हमसे अनभिज्ञ हैं, लेकिन आज हमने जाना कि गोबर शिल्प क्या होता है और इसकी क्या खासियत है और कैसे इसे तैयार किया जाता है। कई ऐसी परंपराएं जो हमारे देश में हैं, लेकिन अब उन्हें फिर से उजागर किया जा रहा है, उन्हें युवा भी समझ रहे हैं और उनका
प्रोत्साहन भी है। ऐसे कई मेहमान हमारे साथ फिर जुड़ेंगे हमारे अगले कार्यक्रम में। जी हाँ, अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगी तो हमारे साथ एक खास विषय होगा, हमारे एक्सपर्ट्स होंगे और साथ ही हमारे साथ होंगे हमारे खास मेहमान। तो मुझे उम्मीद है आज का हमारा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।